हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमने फिजिक्स की 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आज हम तीसरी क्लास के अकॉर्डिंग फिजिक्स का इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो हमारा कनावत एकेडमी पर बायोलॉजी का सेशन हमने पूरा कर लिया है, केमिस्ट्री का सेशन हमने पूरा कर लिया है और अब हमारा फिजिक्स का सेशन चल रहा है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर की लास्ट क्लास है, इसकी 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता क्या होती है भाई कि किसी लेंस के द्वारा या किसी प्रकाशक युक्ति के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने या फैलाने की जो क्षमता होती है ना, उसे हम लेंस की क्या कह देते हैं, क्षमता कह देते हैं। तो बात करते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने अथवा फैलाने की जो क्षमता होती है ना, उसे ही हम लेंस की क्या कह देते हैं भाई, क्षमता कह देते हैं। संख्यात्मक रूप से यदि हम बात करें तो फोकस दूरी का जो उल्टा होता है उसी को हम कह देते हैं लेंस की क्षमता कह देते हैं। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको फोकस दूरी का उल्टा करें 1/f और फोकस दूरी होनी चाहिए हमारी काय में, मीटर में। ये आ जाती है हमारी लेंस की क्षमता D फॉर डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता को हम काय में प्रदर्शित करते हैं डायोप्टर में। यदि इसको सेंटीमीटर में बात करें, यदि फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दे दी जाए, 1/f सेंटीमीटर में यदि हमें दे दिया जाए, तो ऊपर हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हमारी डायोप्टर आ जाएगी। क्लियर। तो बात करते हैं लेंस की क्षमता बराबर 1/ फोकस दूरी काय में होना चाहिए मीटर में, और इसका मात्रक क्या होता है भाई, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। क्लियर भाई बात, ये थी हमारी क्या, लेंस की क्षमता। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्लाइड में, और अगली स्लाइड में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है भाई। तो क्या प्रकाश की किरण अवलंब की ओर झुकेगी या अवलंब से दूर हटेगी, कारण बताना है भाई हमें। तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो भाई अपवर्तन की घटना है भाई। और ये इधर दे रखा है हमें क्या, जल। इधर हम जल ले लेते हैं, इधर माध्यम कौन सा है हमारा, जल, और इधर माध्यम कौन सा है हमारा, हवा। इधर माध्यम हमें दे रखा है क्या, जल, और इधर दे रखा है हमें क्या, हवा। ये है हमारा जल, और इधर हमें दे रखा है क्या, हवा। ये 2 माध्यम हमें दे रखा है, और प्रकाश की जो किरण है हमारी, वो प्रकाश की किरण हवा से किस में प्रवेश कर रही है भाई, जल में प्रवेश कर रही है। तो प्रकाश की किरण इधर थोड़ी सी मुड़ जाती है, झुक जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। लेकिन यदि प्रकाश की किरण हवा से जल में जाएगी, यानी हम कहें कि ये कैसा माध्यम है हमारा, विरल माध्यम। हवा को हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है हमारा, सघन माध्यम। सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा भाई, म्यू, ज्यादा होगा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा भाई, कम होगा। क्लियर बात। इन दोनों क्वेश्चनों को हम अपवर्तनांक को पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो यह अवलंब की ओर झुकती है। क्यों, क्योंकि वायु विरल माध्यम है और जल कैसा है हमारा, सघन माध्यम। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है भाई, और झुक जाती है। और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तो प्रकाश की किरण अवलंब से दूर हट जाती है। क्लियर बात। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। तो भाई इस बात को हम समझ सके कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो माध्यमों का अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा, घनत्व भी अलग अलग होगा, और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जब प्रकाश का घनत्व और माध्यम में अलग अलग होगा, तो प्रकाश जब उसमें चलेगा तो अपने रास्ते को क्या कर लेता है, विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तथा माध्यम का प्रकाशिक जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा को क्या कर लेती है भाई, बदल लेती है। क्लियर बात। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब, बिंब मतलब वस्तु, जिसे हम कहेंगे क्या, वस्तु, उसका कैसा प्रतिबिंब बनाती है, सीधा, तथा कैसा बनाती है, आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है कि वो बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। उस दर्पण का हमें नाम बताना है भाई। तो ऐसा बड़ा और सीधा प्रतिबिंब हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा किससे, अवतल दर्पण से। लेकिन अवतल दर्पण से हमें सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तभी मिलेगा जब हम वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, बीच में रखेंगे, बिंब यानी उस वस्तु को रखेंगे, तो ये हमें कैसा प्रतिबिंब बना के देगी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना के देगी। तो याद रखना है, यदि हमें सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें उस वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए भाई। एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई लेंस की जो क्षमता होती है हम उसको काय में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो लेंस की एक डायोप्टर क्षमता का मतलब ये होता है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी यदि हमने कितने मीटर ले ली है भाई, 1 मीटर ले ली है, तो जो लेंस है हमारा, उस लेंस की क्षमता जो होगी ना, वो क्षमता हमारी क्या कहलाएगी, एक डायोप्टर कहलाएगी। क्लियर बात। यही है क्वेश्चन हमारा कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता उस लेंस की क्षमता के बराबर होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर। सूत्र क्या होता है भाई हमारा इसका, T बराबर 1 बटे फोकस दूरी काय में होना चाहिए भाई, मीटर में होना चाहिए, और ये हमारी लेंस की क्षमता का क्या होता है, सूत्र। इसी के अकॉर्डिंग यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर दे रखी है तो हमें उसकी क्षमता भी कितने मिलेगी भाई, 1 डायोप्टर मिलेगी। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है भाई। तो आपतन कोण के उस मान को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितने डिग्री हो जाए भाई, 90 डिग्री हो जाए, तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब अपवर्तन कोण का मान यदि 90 डिग्री हो जाए हमारा, तो हम उस कंडीशन को कह देते हैं क्या, यहाँ पर कोण जो है ना वो क्या कहलाएगा हमारा, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्लियर बात। आगे चलते हैं, और अगले उसमें दे रखा है हमें क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भाई जितना प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आया है वो पूरा का पूरा प्रकाश यदि वापस लौट जाए, जैसे ये हमारी कोई चमकीली सतह है भाई, इस चमकीली सतह से ये हमारा अविलंब दे रखा है और ये प्रकाश की किरण आई हमारी, तो कुछ मात्रा में प्रकाश का अवशोषण इस सतह के द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना प्रकाश जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में क्या लौटना चाहिए, वापस लौटना चाहिए, तो उसे हम कह देते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा भाई, क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में प्रकाश की जो किरण है ना वो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से ये आ रही थी, उसी माध्यम में क्या चली जाएगी वापस। इस घटना को हम क्या कह देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमारे लिए एक अच्छी युक्ति दे रखी जिसका नाम है प्रकाशिक तंतु भाई, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु एक ऐसी घटना होती है कि इसमें हम प्रकाश की दिशा को बार बार मोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश को आसानी से ले जा सकते हैं, और इस युक्ति के द्वारा, इस प्रकाशिक वस्तु के द्वारा हम शरीर के आंतरिक अंगों की आसानी से जांच कर सकते हैं, हमारे शरीर के अंगों की। क्लियर बात। तो ये था हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन, और इस पर आधारित एक युक्ति का नाम बताइए, तो ये क्या थी हमारी, प्रकाशिक तंतु। दूसरा हमें दे रखा है एक नोट पॉइंट का, क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन तभी संभव है भाई, ये दोनों घटनाओं को याद रखना। क्रांतिक कोण C से प्रदर्शित कर रहे थे जिसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। यदि ये 90 डिग्री कोण अपवर्तन का हो जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं, क्रांतिक कोण कह देते हैं। तो क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करना चाहिए भाई, विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। तो ऐसा तभी संभव है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां प्रवेश करना चाहिए भाई, विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। विरल माध्यम बोले, सघन बोले तो मतलब या तो वो जल से काय में प्रवेश करना चाहिए,
हवा में प्रवेश करना चाहिए, या हम कह सकते हैं वो कांच से कायम है, क्योंकि कांच सघन माध्यम है, कांच की तुलना में जल कैसा है, विरल माध्यम है। तो ये प्रवेश करना चाहिए, तभी ऐसा संभव हो सकता है। नोट पॉइंट को याद रखना भाई। बात करते हैं आगे की स्लाइड में, और अगली स्लाइड में हमें दे रखा है प्रकाश का प्रकीर्णन। भाई प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब होता है क्या, प्रकाश का फैलना। भाई प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्या, फैलना, फैलना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है भाई, प्रकाश किसी सतह से टकराएगा या वातावरण में या माध्यम में जब चलेगा तो प्रकाश क्या होता है, फैलता है। तो वो फैलने की घटना ही क्या है, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का फैलना। जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें छोटे छोटे कण उपस्थित हों, तब प्रकाश की किरण का उन कणों पर क्या हो जाता है भाई, प्रकीर्णन हो जाता है। और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है भाई, जैसे कि माध्यम है हमारे पास, इस माध्यम में मान लो कोई छोटे छोटे कण हमारे घूम रहे हैं, उस माध्यम में छोटे छोटे कण घूम रहे हैं, और ये छोटे छोटे कणों से जब प्रकाश टकराएगा तो प्रकाश भाई फैलता है, प्रकाश क्या हो जाता है भाई, फैल जाता है चारों दिशाओं में। तो प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है, अपवर्तन होता है, तो प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। इनमें से हमारा जो बैगनी रंग होता है ना वो, और लाल रंग जो होता है, इनमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ज्यादा दूर तक कौन चलेगा भाई, लाल रंग। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, मतलब बैगनी रंग जो है ना वो वातावरण के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो बैगनी रंग हमारा पूरे वातावरण में फैल जाता है, और लाल रंग हमारा वातावरण में फैलता नहीं है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा दूर से हम कौन से रंग को देख सकते हैं, लाल रंग को देख सकते हैं। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्या होना, फैलना। जैसे कि इसके 2 उदाहरण दे रखे हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण हमें आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है भाई, नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि बैगनी रंग के बाद यदि वातावरण में हमारे आसमान में कोई रंग यदि फैलता है तो वो कौन सा है, नीला रंग है, इसलिए हमें आसमान का रंग कैसा नजर आता है, नीला। पानी का भी रंग कैसा नजर आता है हमें, नीला। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर बात। और खतरे का निशान जो होता है ना वो लाल रंग का बनाया जाता है भाई। लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है ना वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग को बहुत ज्यादा दूरी से देखा जा सकता है, दूर से देखा जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा दूर तक कौन चलेगा। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब सूर्य अस्त होता है और सूर्योदय होता है उस समय पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज्यादा होती है, इसलिए सुबह और शाम के समय पे जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है उस समय पे हमें सूर्य कैसा नजर आता है, लाल, और शाम को भी हमें कैसा नजर आता है, लाल। लाल आने का वजह यही है कि बाकी के रंग जो सूर्य से प्रकाश तो पूरा ही चल के आ रहा है, 7 रंग चल के आ रहे हैं, तो 7 रंगों में से बाकी के जो रंग है ना उनका तो वातावरण में अवशोषण हो जाता है, और लाल रंग जो है ना उसका वातावरण में अवशोषण नहीं होता है, मतलब उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हम लाल रंग को बहुत ज्यादा दूर से देख सकते हैं। इसलिए अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के समय पे हमें सूर्य का प्रकाश कैसा नजर आता है, लाल नजर आता है। तो ये 2 उदाहरण आपके इसके थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है भाई, रियल इमेज क्या होती है भाई। तो प्रतिबिंब मतलब किसी भी वस्तु से बनते हैं वो 2 तरीके के बनेंगे, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो दोनों की बात करते हैं भाई। दोनों क्या दे रखे हैं कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में क्या होती हैं, मिलती हैं भाई, दर्पण से टकराएंगे, टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनेगा भाई, उल्टा बनेगा। इस बात को याद रखना है। क्या याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब यदि बनेगा तो वो हमेशा कैसा बनेगा भाई, उल्टा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, उल्टा। तो उसे हम क्या कह देते हैं, रियल इमेज कह देते हैं। अगली आती है हमारी आभासी प्रतिबिंब, या जिसे हम कहेंगे क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वर्चुअल इमेज। तो किसी बिंदु स्रोत से
आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत को ही हम क्या नाम दे देते हैं भाई, आभासी प्रतिबिंब। मतलब कहीं पे कोई स्रोत रखा हुआ और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कह देते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा भाई, सीधा बनेगा। क्लियर बात। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। भाई क्लियर बात थी। अभी तीनों पॉइंटों को हमने डिस्कस कर लिया है। पहला पॉइंट क्या था, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जस्ट अभी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। दूसरा दे रखा है हमें क्या, आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, होती नहीं है, सिर्फ हमें क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा। तो दो बातें हमें हमेशा के लिए याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब यदि बनेगा तो वो हमेशा उल्टा बनेगा और उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब यदि किसी चीज के द्वारा बन रहा है तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा भाई, सीधा बनेगा। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। भाई अपवर्तनांक के बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसको हमने म्यू से प्रदर्शित किया था, ठीक है ना। और अलग अलग माध्यमों के लिए हमारा अपवर्तनांक भी क्या होता है भाई, अलग होता है। जैसे कि हम अपवर्तनांक की बात करें, वायु के लिए अपवर्तनांक जो होता है ना, वो जल के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज्यादा होता है। और जल के अपवर्तनांक से क्या होता है भाई, ज्यादा, सॉरी, वायु का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो जल के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है भाई। इसका मतलब हम कहें कि जल का अपवर्तनांक वायु से ज्यादा होता है और जल से ज्यादा अपवर्तनांक होता है किसका, कांच का। इसका मतलब ये है कहने का कि अपवर्तनांक मतलब है क्या, घनत्व। जिस चीज का घनत्व जितना ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो फिलहाल कांच का घनत्व ज्यादा होगा जल के अपवर्तनांक से, तो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, कम, क्योंकि इसका घनत्व भी क्या होता है, कम। लेकिन हमसे बोला गया भाई हीरा जो है ना, डायमंड, उसका अपवर्तनांक 2.42 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है ना, 2.42 हमेशा समान रहता है। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का कितना गुना होती है भाई, 1/2.4 गुना होती है। तो भाई ये प्रकाश की चाल किस माध्यम से कितनी गुनी है उसको मापने का एक तरीका है, उसे ही हम क्या कह देते हैं भाई, अपवर्तनांक कह देते हैं। क्लियर। अगला दे रखा है हमें क्या, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसे हमने बोला लेटरल इनवर्जन किसे कहते हैं। तो वस्तु क्या करती है भाई, हमारे पास जो भी दर्पण है ना, दर्पण का काम क्या है भाई, देखते हैं हम। दर्पण का काम ये है कि दर्पण राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर देता है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में चेंज कर देता है। लेकिन दर्पण अप को डाउन में और डाउन को अप में चेंज नहीं करेगा भाई। मतलब दर्पण सिर्फ साइडों में चेंज करता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कर देगा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कर देगा। जब हम हमारे दर्पण के सामने रखे हुए दर्पण में अपने को देखते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो दर्पण में वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को हम क्या कह देते हैं भाई, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और ये पार्श्व परिवर्तन भाई हमें कहां देखने को मिलेगा, दर्पण में देखने को मिलेगा। क्लियर बात। तो ये थे आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन, जिसमें हमने फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले
चैप्टर को 3 क्लासों में क्या कर लिया है भाई, कंप्लीट कर लिया है। पिछली 2 क्लासों में हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमारी अभी की क्लास हुई थी पिछली क्लास, उसमें हमने आवर्धन को डिस्कस किया था, आवर्धन और लेंस वगैरह से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो बात करते हैं भाई सभी से कि अभी हमारा हाल ही में फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जिसको हमने 3 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। जिसकी हमारी पहली क्लास, फर्स्ट क्लास जो थी वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, दूसरी क्लास भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और ये अभी तीसरी क्लास हमारी जस्ट हाल ही में कंप्लीट हुई है। तो एग्जाम में आई हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हमने इस सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, और अभी एग्जाम हमारे नजदीक है तो थोड़ा सा फास्ट रिवीजन हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले सभी लोग क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली फिजिक्स की क्लास जो भी होगी उसमें, सब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।